तो राधे राधे बच्चों, पिछली क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था डायपोल मूवमेंट और उसके जो डिफरेंट यूनिट्स थे कि उनको इंटर कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ना कुछ एप्लीकेशन इसके डिस्कस करूँगा आज की क्लास में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा। लास्ट ईयर भी डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो केमिकल मैंने पहले भी बोला था आपको कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों को मिला करके आपको मिनिमम 4 से 5 सवाल जेईई मेंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, अगर इनऑर्गेनिक में मान लो 8 सवाल पूछ रहा है तो 8 में से मिनिमम 5 सवाल आपको 2 चैप्टर से मिल जाएंगे, यानी मोर देन 50% हो गया। ठीक है ना, अगर मोर देन 50% है, ऐसे तीनों में हो जाता है मोर देन 50%, इसका मतलब कि आप जेईई मेन में एक अच्छी भी रैंक सिक्योर कर सकते हैं कुछ ही चैप्टर तैयार करके। ये मैं पहले भी बोला था और अभी एनालिसिस भी दिखाऊंगा एक दिन क्लास बना के कि पूरा कि किस तरह से हम इजीली 50 to 60 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। मतलब बहुत थोड़ी सी मेहनत करके प्रॉपर अगर हम अपनी प्लानिंग कर लें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लें तो उसके बाद बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है ना, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहला एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर कि ये मेरे पास में तो ये सी डबल बॉन्ड, ये डाइक्लोरोएथिलीन ले लिया। ठीक है ना, ये Cl, ये भी Cl, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है ना, अब देखो Cl के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये कौन सा आइसोमर होगा? दिस इज द सिस आइसोमर, दिस इज सिस आइसोमर। अब इसमें देखें हम कि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये इधर रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, ये विड्रॉ कर रहा है, मूवमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, ये रिलीज कर रहा है, मूवमेंट का डायरेक्शन ये, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है Cl और Cl के बीच में जो एंगल है वो थीटा 60 डिग्री है। तो म्यू नेट जो होगा, यानी कि जो म्यू नेट होगा बेसिकली वो इस तरह से इस वाले डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना, म्यू आर की वैल्यू कह सकते हो तो रिजल्टेंट। तो फॉर सिस आइसोमर यहाँ पर इसके लिए हम लिख सकते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, कुछ भी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। वही अगर हम बात करें ट्रांस आइसोमर की, नाउ वी आर हैविंग दिस ट्रांस आइसोमर, सी डबल बॉन्ड, ये Cl और ये Cl, ये वाला H, ये H। तो देखो कि ये दोनों म्यू क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। Cl इधर विड्रॉ कर रहा है, ये Cl इधर विड्रॉ कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है और ये रिलीज कर रहा है। तो इस वाले केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्रांस आइसोमर। ये क्या है? ट्रांस आइसोमर। तो फॉर दिस ट्रांस आइसोमर म्यू क्या हुआ? म्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो हम एक यहाँ पर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या कि म्यू ऑफ सिस आइसोमर will always be greater than trans isomer। अगर एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो ये मैं वाली बात लिख देता हूँ यहाँ पर कि if या for symmetrical alkenes, ठीक है ना, mu of cis isomer will always be greater than mu of trans isomer। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि एल्कीन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। कुछ भी ले लें, 2 ब्यूटीन को ले लें
टू ब्यूटीन के केस में अगर एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पर ले लिया दूसरा एग्जांपल हमने कि म्यू ऑफ टू ब्यूटीन। अब इसमें कंपैरिजन करना है तो देखेंगे कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये दो कार्बन, ये दो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, ये दो हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अब ये CH3 क्या है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, ये इधर रिलीज कर रहा है और ये इधर रिलीज कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का उतना इफेक्टिव नहीं है, तो म्यू आर जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो इस वाले डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो फॉर दिस वी कैन से कि दिस इज सिस 2 ब्यूटीन, तो म्यू ऑफ सिस आइसोमर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसकी कुछ वैल्यू रहेगी। सिमिलरली क्या करें हम कि ट्रांस वाला ले लें, तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर, ये H हो गया, ये H और ये CH3 है एंड दिस इज आल्सो CH3, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है बेसिकली कि ये इसको रिलीज कर रहा है और ये इसको रिलीज कर रहा है, दोनों में एंगल कितना है, थीटा 180 डिग्री। तो दिस इज द ट्रांस टू ब्यूटीन या ब्यूटीन, तो इसके लिए जो म्यू ऑफ ट्रांस आइसोमर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। ये सबको क्लियर हो गया। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रांस का ज़्यादा होगा या सिस का ज़्यादा होगा। तो इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ मैं क्या कि मान लो हमने 1 क्लोरोप्रोपीन ले लिया, कि दिस इज वी आर हैविंग 1 क्लोरोप्रोपीन, C यहाँ पर ये CH3 है और ये इधर Cl ले लिया, ये H और ये H ले लिया, ठीक है ना। अब देखो Cl तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, मिथाइल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, दिस इज द ट्रांस आइसोमर, ये क्या हुआ ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। अब म्यू का जो डायरेक्शन है इसमें वो देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, H एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। वही दूसरे आइसोमर की बात करें इसकी कि हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 एंड दिस इज Cl, ये H, ये H, तो ये कौन सा हुआ सिस आइसोमर हुआ, दिस इज सिस आइसोमर, ठीक है ना। तो सिस आइसोमर में देखें कि ये CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर ये हुआ, और ये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक ब्लॉक को एक फोर्स से पुश कर रहे हैं और दूसरे से विड्रॉ कर रहे हैं, और एंगल दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर कितना एंगल हमारे पास में, ये 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री पर। वहीं एक ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं और उसके सेम डायरेक्शन में दूसरे फोर्स से उसको पुल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स इस वाले केस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देख लें हम कि हियर वी विल गेट कि म्यू ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सिस आइसोमर, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई।
तो एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है, जो भी एल्कीन का स्ट्रक्चर में दिया हुआ रहेगा उसके बेसिस पर हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर सिस एंड ट्रांस आइसोमर देख लेंगे कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, फिर उसमें जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं अब उनका इफेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में ऑलवेज क्या होगा, म्यू ऑफ ट्रांस आइसोमर विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ सिस आइसोमर, ठीक है। इसी तरह से देखें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, नेक्स्ट कंपैरिजन वी आर हैविंग, नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है, सेकंड वन, comparison of dipole moment of conformers, ठीक है। conformers का देख लें, तो conformers के केस में अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कि सपोज वी आर हैविंग एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एन ब्यूटेन है, ठीक है। तो एन ब्यूटेन के 4 कन्फॉर्मर हुए। पहला कन्फॉर्मर क्या हुआ, तो फर्स्ट कन्फॉर्मर इज दिस, ठीक है, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड द फोर्थ वन इज दिस। तो देखें कि यहाँ पर इस तरह से ही हमारे पास ये इस तरह से, या इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया यहाँ, ठीक है ना। अब देखो कि 2 मिथाइल है, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, की है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। कन्फॉर्मेशन जो देख रहे हैं वो सेकंड एंड थर्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पहले केस में क्या हुआ कि दोनों मिथाइल क्या हुए, सेम साइड पर, ठीक है, H, ये H, ये H और ये H, ठीक है ना। दूसरे केस में देखें कि इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये Me यहाँ आ गया, ये H सॉरी ये वाला Me यहीं पर रहा, और ये वाला H यहाँ, ये H यहाँ, ये H यहाँ और ये H यहाँ, ठीक है। अब देखें कि ये वाला फर्दर रोटेट कर दिया हमने इसको, तो ये Me यहाँ आ गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, ये Me इधर आया और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से देखेंगे कि इस वाले केस में इसको फर्दर रोटेट किया 60 डिग्री से, तो हमको 4 एक्सट्रीम केसेस मिले, H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट आइसोमर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पर डायपोल मोमेंट देखें, तो डायपोल मोमेंट जो होगा ऑब्वियसली इस वाले आइसोमर का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब यहाँ एंगल थोड़ा सा 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 2 फोर्स एक ब्लॉक को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ऐसे देख लें, तब फोर्स जो नेट फोर्स होगा वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अब इस वाले केस में क्या, अगर उनके बीच में एंगल बढ़ता जाएगा तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब थीटा बढ़ गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री, अगेन थीटा 120 हो गया, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन और कम हो जाएगा, इस वाले में ये वाली डायरेक्शन पे और कम हो गया। अब यहाँ क्या सिचुएशन होगी कि एक पुश कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, और दूसरा भी पुश कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से,
तो इसके लिए म्यू 1 है हमारे पास, इसके लिए म्यू 2 है, इसके लिए म्यू 3 वैल्यू है, इसके लिए म्यू 4 वैल्यू है। तो 4 दे दिए मान लो आपको, और 4 का वो क्या पूछ लेगा आपको, ऑर्डर पूछ सकता है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये देखें कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी कि सबसे ज्यादा होगा म्यू 1, ठीक है, म्यू 1 उससे ज्यादा होगा म्यू 2, और उससे कम होगा, सॉरी उससे कम होगा म्यू 3, और सबसे कम होगा म्यू 4। वही म्यू 4 की बेसिकली जो वैल्यू होगी, क्या म्यू 4 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। फॉर स्टैगर्ड कंपाउंड म्यू विल बी 0, फॉर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन म्यू विल बी 0, ठीक है ना। म्यू ऑफ इक्लिप्स फॉर्म विल बी मैक्सिमम। अब क्योंकि इनके पॉपुलेशन में, इनके जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट स्टैगर्ड का है, उससे कम अमाउंट इसका है, और इन दोनों का अमाउंट कैसा, जो इक्लिप्स है दिस गाउच फॉर्म, ये तो गाउच हो गया, ये हाफ इक्लिप्स, तो हाफ इक्लिप्स और इक्लिप्स फॉर्म का नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है इन द पॉपुलेशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। अब देखो म्यू ऑफ कंपाउंड जो आएगा बेसिकली, ये देखें इन दिस केस म्यू ऑफ कंपाउंड जो आएगा, म्यू ऑफ कंपाउंड विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एंटी स्टैगर्ड प्लस सॉरी इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इसका क्या मोल फ्रैक्शन भी लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैगर्ड इनटू म्यू ऑफ एंटी स्टैगर्ड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच इनटू म्यू ऑफ गाउच। इस वाले फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, नेट म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आईआईटी ने एक सवाल भी पूछा, वो भी मैं अभी करा दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखें कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें कि क्वेश्चन ले लिया मैंने कि अरेंज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ सक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस ले लिया आपने क्या, इन एसिडिक मीडियम में मान लो इसकी वैल्यू क्या है, म्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद ले लिया इन न्यूट्रल मीडियम यानी कि सिर्फ वाटर है उसके अंदर, ये म्यू 2 है मान लो, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या है कि इन बेसिक मीडियम ये वाली वैल्यू क्या मान लो हमारे पास म्यू 3 है, ठीक है ना। अब देखो इन एसिडिक मीडियम में जो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है इसका, जो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है इसका एसिडिक मीडियम में वो कौन सा है, गाउच फॉर्म, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, ये H हो गया, ये OH हुआ, ये H, ये H और ये H और ये H, ठीक है ना। तो 100% जो एग्जिस्ट करेगा इसका कन्फॉर्मर इन एसिडिक मीडियम में वो कौन एग्जिस्ट करेगा, ये वाला गाउच फॉर्म, क्योंकि इट इज स्टेबलाइज थ्रू, ये किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज थ्रू यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव,
तो ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। अब देखें कि ये वाला जो आइसोमर, ये वाला जो कन्फॉर्मर होगा न्यूट्रल मीडियम में, तो नॉर्मली इसका जो ओबियसली न्यूट्रल मीडियम में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, गाउच फॉर्म, पर जो स्टेगर्ड फॉर्म है वो भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में 99.99% क्या एग्जिस्ट करेगा, यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या है कि कुछ अमाउंट इसका इस तरह से भी एग्जिस्ट करेगा, सॉरी ये क्या है, COH है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, सक्सिलिक एसिड लिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूं, दिस इज व्हाट, इसको ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास में C डबल बॉन्ड और यहाँ ले लिया हमने O, ये भी क्या है हमारे पास C डबल बॉन्ड और ये OH, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ अमाउंट इसका रहेगा, COH एंटी फॉर्म रहेगा, ये भी क्या है एंटी फॉर्म, ठीक है ना, एंटी स्टेरॉइड। ये इस वाले केस में अमाउंट रहा इसका, लेकिन ज़्यादा इसी का होगा। बट व्हाट विल हैपन कि इन बेसिक मीडियम ये भी CO माइनस हो जाएगा, ये भी CO माइनस हो जाएगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विल नॉट बी पॉसिबल। उस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं रहेगी, ठीक है ना। तब क्या मिलेगा हमको, इसका जो कन्फॉर्मर होगा बेसिकली वो क्या रहेगा, COO माइनस और COO माइनस, H H H एंड H, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि एक्सक्लूसिवली यही एग्जिस्ट करेगा बेसिक मीडियम में, दूसरा कन्फॉर्मर एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में बहुत ज़्यादा रिपल्शन रहेगा। तो यहाँ इसके लिए क्या है, म्यू विल बी 0, फॉर दिस म्यू इज 0, फॉर दिस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, देन वी विल हैव ऑर्डर ऑफ म्यू पे आ जाएगा कि ऑलवेज एसिडिक मीडियम में म्यू1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, म्यू1 विल बी ग्रेटर देन म्यू2 विल बी ग्रेटर देन म्यू3, ठीक है। तो इस तरह से वो पीएच वैल्यू दे सकता है। यहाँ हमने सक्सिलिक एसिड लिया है, वो कुछ इस तरह का, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेगा, मान लो 2 NH2 ग्रुप ले ले या CONH2 ले ले, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, उनके अंदर H बॉन्डिंग रहेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एसिडिक H यहाँ पर भी होगा, वो बेस से न्यूट्रलाइज कर जाएगा, ठीक है ना। और अगला एग्जांपल देखते हैं हम, जो IIT का आया हुआ सवाल में बता रहा था, वो ये वाला, ये देख लो, ये मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फॉर्मर ऑफ इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड का क्या है हमारे पास फॉर्मूला, CH2Cl। अब इसके आउट ऑफ पॉसिबल कन्फॉर्मर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है एक्सट्रीम केसेस में, वो गाउच फॉर्म एंड एंटी स्टेरॉइड फॉर्म, ये दो रहेंगे। तो मैंने बताया था म्यू ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देंगे इसका, म्यू ऑफ कंपाउंड, म्यू ऑफ कंपाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए इंटू म्यू ए प्लस एक्स गाउच फॉर्म इंटू म्यू ऑफ गाउच फॉर्म। अब वो कह रहा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फॉर्मर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। म्यू ऑफ दिस वन इज गिवन 1.0 डी, और इसका म्यू दिया हुआ है हमको 5.55, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। और इसका मोल फ्रैक्शन मान लिया हमने x, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका पूछ रहा है, तो एक्स ए इंटू ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना। तो 1 इंटू एक्स ए इंटू 0 प्लस एक्स जी
मोल फ्रैक्शन, अब देखो डाइपोल मोमेंट तो एंटी स्टैगर का तो जीरो ही होगा, अब मोल फ्रैक्शन को इसका पता नहीं है, मोल फ्रैक्शन गाउस फॉर्म का भी नहीं पता है, तो एक्स जी इंटू म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, म्यू ऑफ जी इज गिवन 5.55, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देख ले हम कि ये वाली वैल्यू 1 हो गई, यानी एक्स जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाई 5.55, 5.55, ठीक है ना। और ये कितना बन जाता है 0.18, और एक्स ए प्लस एक्स जी क्या होगा ऑलवेज 1.0, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कितना रहता है 1.0, यानी कि एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.18, यानी कितना हो गया 0.82 आ गया, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैगर और एंटी कन्फॉर्मर कितना हुआ, ये ए आ गया। तो देखो इस तरह से ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, और भी इसमें एक्सटेंशन था वो थोड़ा और अलग से था, अभी तो मैंने इसका जो सिंपल वाला पार्ट था, 2 पार्ट थे जब आईआईटी का एग्जाम सब्जेक्टिव होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को कोरिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ और डिफरेंट कन्फॉर्मर्स, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो सबको समझ में आया होगा, होप करता हूँ। बाकी के और सवाल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और अभी तो मेरा क्या है बेसिकली थोड़ा वो सिस्टम पूरा लगना है, और इसमें ज़्यादा देर तक हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके देन, बाय टू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस